सब लोग खैरियत से हैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि पेरेंट्स की तरफ से जो है वो स्टूडेंट्स को उनकी स्टडी के अंदर किस तरह हेल्प आउट किया जा सकता है, क्योंकि असल में हमारी सोसाइटी का रोल ये है, हम ये समझते हैं कि हमने स्टूडेंट को स्कूल भेजा और देन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ख़त्म। अब बच्चा स्कूल जा रहा है, जब वो घर पे पढ़ के आएगा तो डॉक्टर या इंजीनियर बन के आएगा। अभी हमारी सोसाइटी की एक ऐसी रियलिटी है जिसको हमें कबूल करना पड़ेगा, इसलिए कि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इस बात से भी हम डिसएग्री करते हैं कि स्कूल से आने के बाद बच्चे को ट्यूशन पढ़ना पड़े 4 घंटे 5 घंटे, ये बात गलत है। ठीक है, जाहिर है कि स्कूल में पढ़ाई करने के बाद बच्चा अगर आगे थोड़ी देर स्टडी करे, उसकी स्टडी कंप्लीट हो जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं कि बच्चा जब स्कूल से घर वापस आए तो पेरेंट्स की तरफ से आपका एक अहम रोल है, ये आपके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि ये आपको एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा है। आपका एक अहम रोल है, आपने उससे सवाल जवाब करने और डिफरेंट जो है वो उसके अंदर आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई है। इसको हमने कहा है 20 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वन हमारे पास है बीइंग अ रोल मॉडल। इसका मतलब ये है कि आपने एक रोल मॉडल के तौर पे अपने जो किड है, अपना जो बच्चा है, उसके सामने एक रोल मॉडल के तौर पे आपने पेश आना है, रोल मॉडल बनना है। जो बच्चा है उसके लिए उसका टीचर और पेरेंट ही सबसे करीब होते हैं। तो एक तो बच्चा जो है वो टीचर को अपना रोल मॉडल बनाएगा, दूसरा वो अपने पेरेंट को अपना, उसके बाद वो बाद में सोसाइटी में बाहर निकलता है। लेकिन मैं समझता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में जो नर्चरिंग होती है बच्चे की, उसके अंदर जो रोल मॉडल है बच्चे का, वो उसका एक टीचर, क्योंकि वो स्कूल में 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, मेरी छोटी बच्ची है 1 साल की ना, तो जब वो मैं साथ होती है मेरे, तो आमतौर पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना करूँ, क्योंकि अब इतने छोटे बच्चे पिक करते हैं फ़ौरन चीज़ें ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कोई मैं ऐसी चीज़ ना करूँ छोटी भी, जिसको वो मुझे देख के पिक करे, उसके बाद वो भी वही काम करे। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी हरकत है कि यार आपने बॉटल से मुंह लगा के पानी पी लिया, अब ये एक बुरा अखलाक है, अच्छी चीज़ नहीं है। अब आम तौर पे शायद मैं भी पहले ऐसा कर जाता था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी जब मेरे साथ होती है तो मैं क्या करना है, मैंने किस तरह से मैंने जो है वो मतलब वो हर चीज़ कॉपी करती है। छोटी बच्ची है, ज़ाहिर पिक करती है, वो हर चीज़ को कॉपी करती है, एवरीथिंग। तो उसमें क्या है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो चीज़ें करूँ जो मैंने बच्ची को सिखानी है, जो नहीं सिखानी उसको मैं या तो बाहर करूँ घर से या फिर ना करूँ। तो इससे क्या होगा, ज़ाहिर है मुझ में भी बेहतरी आएगी। तो आपको बताने का मकसद, आप बैठ के पानी पीते हैं, आप घर में क्या अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप झगड़ा करते हैं या आप अखलाक से बात करते हैं, आप जो है वो लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें रोल मॉडल आप हैं। एक टीचर है, वो ज़ाहिर है 6 घंटे बच्चा वहाँ। सेकेंड रोल मॉडल है पेरेंट, जिसके साथ बच्चा बाकी का टाइम गुजारता है। तो आप उसको ऐसा माहौल दें एज अ रोल मॉडल कि वो आपको फॉलो करे और उसको फॉलो करके उसको कामयाबी मिले। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है रीड टुगेदर। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने सिर्फ खुद नहीं पढ़ना, खुद से नहीं पढ़ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा आएगा घर और जब उसका दिल किया उसने किताबें खोली, पढ़ाई कर ली, पढ़ाई कर किताबें बंद कर, आपने कहा ठीक है बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हाँ भाई पढ़ाई कर रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है। बेसिकली आपने उसके साथ, रीड टुगेदर का मतलब है साथ पढ़ना। साथ पढ़ने का मतलब किताब पढ़ना नहीं है, साथ पढ़ने का मतलब है टाइम साथ लगाना है। अब ज़ाहिर है बिजी होते हैं सब, ज़ाहिर है कि अगर फादर नहीं कर सकते, मदर कर सकती है, मदर नहीं कर सकती, कोई सिस्टर या ब्रदर, या थोड़ा सा टाइम शाम में फ्री होने के बाद फादर भी 15 मिनट आधा घंटा बच्चे के साथ बैठ के उसको ये फील कराया जाए कि हमारे लिए आपकी एजुकेशन की कितनी अहमियत है। आप उनके साथ बैठेंगे, उनको बैठ के आप उनके साथ इस तरह पढ़ेंगे कि जब वो पढ़ेगा बच्चा तो आप उसके ऊपर नज़र रखेंगे कि वो क्या पढ़ रहा है। ये भी हमारी सोसाइटी की लैकिंग है कि पेरेंट्स इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। वो आम तौर पे हमें कंप्लेन मिलती थी पेरेंट्स की प्राइवेट स्कूल में भी कि भाई बच्चा 9 क्लास का अगर मेरा है तो मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता 9 क्लास का। कोई मसला नहीं, आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बैठ के उनको ये कम से कम आप एहसास दिलाएं कि आपकी एजुकेशन की एक्टिविटी को देखना, नज़र में रखें कि वो क्या करता है। एक्टिविटीज़ का मतलब है वो जो भी कुछ करता है, मतलब वो घर आके कितनी देर पढ़ाई कर रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाहर जाता है, वो खेलने जाता है, कहाँ खेलता है, किन लोगों के साथ खेलता है, स्कूल किन लोगों के साथ जाता है, स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे आमतौर पर बच्चे ने कर जाएगा भाई अभी पढ़ाई नहीं हो रही स्कूल में, या अभी छुट्टियाँ हैं स्कूल की, 1 हफ्ते बच्चे स्कूल नहीं आए, आधे घर जाके बच्चों को लेके आए। ठीक है, तो अब प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, बच्चे पेरेंट्स फीस देते हैं ना, तो बच्चे को भेजते हैं स्कूल, पहले दिन 80% बच्चा आता है। अब गवर्नमेंट स्कूल में
बच्चों ने बोला कि अभी तो स्कूल ही नहीं खुले, बच्चे आए नहीं रहे। अब हम यहाँ आ रहे हैं रेगुलर रोज़ाना, यहाँ तक कि हमारे HM साहब भी घर पे बच्चों को बुलाने के लिए थे, ठीक है, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, हर एक्टिविटी में आगे आगे होते हैं, हमसे भी आगे। तो वो घर में बच्चों को बुलाने गए क्लास 9। तो आपने मतलब इन बच्चों की बातों पे बिलीव नहीं करना, कच्चे कान नहीं करना। बेसिकली आपने जो है उनकी एक्टिविटी में नजर रखना है, खामोशी के साथ। ये शो नहीं होगा कि आप कोई उनके ऊपर निगरानी कर रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी में नजर रखना एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 4 हमारे पास है नो ओवर शेड्यूलिंग। ये भी एक अहम चीज़ है, हालांकि हमारी सोसाइटी जो है वो इससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। वजह ये है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे जो बेचारे काम भी करते हैं, मतलब यहाँ से 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं जो आए वो उनकी मजबूरी है। लेकिन वैसे एक ऐसा पेरेंट हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारी कोशिश ये होती है ना कि हमारा बच्चा तालीम पे फोकस करे और उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डनाइजिंग ना हो। लेकिन वो बर्डनाइजिंग हम खुद डालते हैं ऐसे कि बच्चा स्कूल से आया, चलो बेटा आप 3 बजे ट्यूशन चले जाओ, वहाँ से वापस आएगा 6 बजे, 6 बजे मदरसे चले जाओ, वहाँ से 8 बजे वापस आएगा, 8 बजे अब ये काम कुछ करने लगा। मतलब बच्चे की लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। ओवर शेड्यूल मतलब कोई भी चीज़ आप, ये ज़िंदगी में एक सबक है कि कोई भी चीज़ अगर हम हद से ज़्यादा करते हैं तो वो हमें फ़ायदा नहीं नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो इसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर एक कानून के तौर पर पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो भी चीज़ हम एक्स्ट्रा हद से ज़्यादा करते हैं वो हमें नुकसान पहुँचाता है। तो ओवर शेड्यूलिंग का मतलब ऑलरेडी वो 2 बजे घर से बच्चा पढ़ाई करके आ रहा है, तो बेहतर ये है कि आप उसको बोले बेटा आप सोने का टाइम भी निकालो, आप खाना खाओ, आप टीवी भी देखो, ठीक है, एक टाइम में, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो खेलने भी जाओ और पढ़ाई को साथ में चलो। पढ़ाई पे अगर कोई चीज़ इम्पैक्ट कर रही है तो आप उसको ज़रूर टारगेट करें, लेकिन अदरवाइज ओवर शेड्यूलिंग के ये सारा दिन बच्चा एक्टिविटीज़ में फंसा हुआ है, उसका माइंड ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका माइंड जो है ना वो सुकड़ जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस, उसका टैलेंट जो है उसके अंदर कमी होगी, ठीक है। इसके अलावा नंबर 5 हमारे पास है प्रोवाइड प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी ख्वाहिश भी है। जो हमारी इस्तात के अंदर है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छे एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि बच्चे को एजुकेशन वाला माहौल, यानी कि अगर आप झगड़ते हैं बच्चे के सामने, शोर शराबा होता है, मिसाल दे रहा हूँ, या बच्चा को पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता, बच्चा किसी ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल अब आमतौर पे होता ये है कि बच्चे जो है वो शोर शराबा या फिर खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इर्द गिर्द बच्चे खेल रहे हैं तो वो काम छोड़ के बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं। अब इसके लिए हम सुनते थे अपने जो हमारे एल्डर हैं कि भाई फ़लाँ जो है वो जब एग्ज़ाम होते थे, फ़लाँ आपके जो मामू हैं उनके, वो दरवाज़ा बंद करके पढ़ाई करते थे, दरवाज़ा बंद करके सब किसी से कुछ नहीं अपना कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है अब ऐसा होना मुश्किल है, तो ज़ाहिर है कि ऐसा हो नहीं सकता, बच्चे एक्टिविटीज़ में हर जगह है, डिवाइसेस वगैरह, लेकिन फिर भी ये है कि उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए बच्चे को कि बेटा आप रिलैक्स करो, रिलैक्स करके कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है, कोई घर के इतने काम नहीं है आपके ऊपर, आप थोड़ा एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। इसके अलावा हमारे पास नंबर 6 है ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि खामियां निकालना, तनकीद करना, ठीक है। तनकीद जो है आपके पास वो ज़रूरी है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह यानी करेक्शन करने के लिए। एक तनकीद ये होती है कि आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं, किसी की बातों में खामियां निकाल रहे हैं फॉर द सेक, यानी कि उससे दुश्मनी निकालने के लिए, या उसको आप उससे जलते हैं, या जो है वो उसको तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते, या कोई भी चीज़ है। लेकिन एक तनकीद होती है तनकीद बराए इस्लाह, ये होती है आपकी फ़ायदे के लिए, जो कि पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, इसी तरह उस्ताद भी कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहता। लगता बच्चे को यही है कि यार ये तो हमारा नुकसान कर रहे हैं कि बेटा बाहर नहीं जाओ तो ये तो समझो कि हमें बहुत बुरा कर रहे हैं हमारे साथ, या बेटा पढ़ाई कर लो तो ये हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली आप सही कर रहे हैं, दुरुस्त कर। इसी तरह से एक तनकीद बरा इस्लाह का मतलब ये है कि बच्चे की जो खामियां गलतियाँ हैं उसका अपनी बच्चे की नेचर के मुताबिक, उसकी नेचर किस तरह की है, उसकी नेचर के मुताबिक आप बच्चे को समझाएँ, क्रिटिसिज्म करें, डांटे डपटे नहीं, तरीके से समझाने के स्टाइल में, अच्छे माहौल में हंस के मुस्कुरा के आप बच्चे को क्रिटिसाइज ज़रूर करें। अगर आप उसकी गलती पे उसे नहीं रोकेंगे तो वो आइंदा वो गलती करता रहेगा और उससे ज़्यादा करेगा। तो आपने गलतियों पे जो है वो उसको समझाना है, लेकिन बच्चे की नेचर के मुताबिक, कभी डांट के, कभी मुस्कुरा के, कभी प्यार से, ये ज़रूरी है, लाजमी। इसके अलावा हमारे पास है हेल्प विद होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में अगर आप कोई हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स कोई इस तरह इस काबिल है, कोई भाई बहन कोई भी काबिल है, तो वो होम असाइनमेंट में ज़रूर मदद करें बच्चे को। मतलब बच्चा क्या करता है, जब उसे काम नहीं होता तो वो छोड़ देता है। तो अगर आप में से कोई इस काबिल है कि वो होम असाइनमेंट में उसकी मदद कर सकता है, तो वो उसकी मदद करे ताकि बच्चा अपने असाइनमेंट्स पूरे करे, उसके अंदर ये चीज़
ये चीज़ पैदा हो कि यार मैंने अपने असाइनमेंट्स पूरे करने हैं, बजाय इसके यार मुझे नहीं आता तो मैं छोड़ दूँ। ठीक है। इसके अलावा नंबर 8 हमारे पास है प्रिपेयर देम फॉर टेस्ट, टेस्ट की तैयारी वगैरह। अगर टेस्ट है, आपको पता है एक तो ये होता है ना, पेपर हो रहे हैं बच्चे के, बट ठीक है हो रहे हैं, मसला नहीं है, बच्चा खुद ही तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर आप एज अ पेरेंट जिम्मेदारी लेंगे और आप उनको ये बावर कराएंगे कि हमें भी एहसास है आपके टेस्ट का, बेटा आपके टेस्ट है, अच्छा बताओ आपने क्या याद किया। आप पढ़ नहीं सकते, आप उनसे सुन रहे, बेटा आप सुना दो आपने क्या याद किया, अच्छा कोई भी मदद की ज़रूरत है किसी भी तरह की तो आप उनको हेल्प आउट करें। ठीक है। इसके अलावा नंबर 9 हमारे पास है रिवॉर्ड देम फॉर रिजल्ट। कोई छोटा सा रिवॉर्ड, यानी कोई इनाम, कोई तोहफा, कोई भी आप उनको, अक्सर पेरेंट्स करते हैं बेटा आप पास हो जाओगे तो मैं आपको साइकिल दिला दूंगा, या आप पास हो जाओगे तो बेटा मैं आपको छुट्टी पे लेके जाऊंगा, या इस तरह कोई भी चीज़ रिवॉर्ड से मुंसलिक करने से फ़ायदा ये होता है मोटिवेशन आती है। जब आप रिवॉर्ड से चीज़ें अटैच करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर मोटिवेशन आती है कि अच्छा जब मैं ये कर लूँगा तो मुझे ये मिलेगा। ऐसे तो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन से बच्चे करते हैं, लेकिन 50% जो है वो नहीं होते हैं जो कि खुद ब खुद काम करें। उनको कभी डांटना पड़ता है, कभी कोई रिवॉर्ड से उनको अटैच करके उनके अंदर मोटिवेशन आती है। इसके अलावा हमारे पास नंबर 10 पॉइंट है गो फॉर द एजुकेशनल ट्रिप्स। अब इसके अंदर अगर आपका कोई रोल है आप कर सकते हैं, स्कूल की तरफ से भी किया जाते हैं ये, बच्चों पेरेंट्स की तरफ से भी। एजुकेशनल ट्रिप्स का मतलब है कि किसी जगह एग्जीबिशन में लेके जाना, कोई किताबों वगैरह की एग्जीबिशन है, या कोई जो है वो आपके पास एजुकेशनल तो म्यूज़ियम वगैरह इस तरह की प्लेसेस को विज़िट करना जहाँ से उनको कोई सीखने को मिले। तो इन जगहों को विज़िट करने से क्या होता है, सिर्फ इसलिए नहीं, जैसे लोग जाते हैं पीएम म्यूज़ियम वगैरह तो वहाँ जाके खा पी के एंजॉय करके झूले झूल, बेसिकली मकसद वहाँ जाके होता है म्यूज़ियम को आपने ट्रिप करना है, घूमना है वहाँ पे, वहाँ की चीज़ों को देखना है। वहाँ पे लिखा हुआ होता है हर चीज़ पे कि ये क्या चीज़ है, किस लिए इसको यहाँ पे रखा गया है, इसका एयर क्या है, साल क्या है, जिस साल में जो है वो इसने क्या कारनामा अंजाम दिया। तो वहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद फरहान कंटिन्यू